कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी। दिल्ली आलाकमान के सामने पेश हुए डीके शिव कुमार। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी। नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। फिलहाल याचिका पर जल्द सुनवाई से कोर्ट ने किया सीधा इनकार। आरजेडी विधायक किरण बेदी की मुश्किलें बढ़ी। पटना से दिल्ली तक सीबीआई ने विधायक के कई ठिकानों पर की छापेमारी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 जून तक के लिए दी जमानत। बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी ने दिए बगावत के संकेत। 2024 को लेकर समन्वय समिति की रखी मांग। नीतीश के साथ छोड़ने की दी सीधी धमकी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार से। इस वक्त बड़ी खबर, बिहार सहित दिल्ली के ठिकानों पर सीबीआई की रेड और आरजेडी के नेताओं के ठिकाने पर सीबीआई का छापेमारी जारी है। पटना से दिल्ली तक सीबीआई की रेड चल रही। लालू परिवार के करीबियों पर सीबीआई की ये रेड बताई जा रही। बालू ठेके में गड़बड़ी को लेकर यह छापेमारी हुई है। यह बड़ी खबर पटना और दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां पर सीबीआई लगातार रेड मार रही है। और आपको बताएं कि बालू ठेके में गड़बड़ी को लेकर यह छापेमारी की जा रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में शिकंजा कसते हुए अब सीबीआई दिखाई दे रही है। यह बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बिहार से दे रहे हैं, जहां पर आरजेडी के नेताओं ने ठिकाने पर छापेमारी की है और सीबीआई जो है वो छापेमारी करती हुई नजर आ रही। लालू परिवार के करीबी, उनके यहां सीबीआई की रेड और बालू ठेके में गड़बड़ी को लेकर यह छापेमारी हुई है। इससे पहले भी आपको बताएं कि ईडी के भी शिकंजा लालू परिवार और उनके करीबियों के ऊपर कसता रहा है और उसको लेकर लालू एंड फैमिली हमेशा घेरों में रही। और एक बार फिर से आरजेडी के नेता, उनके करीबियों के ऊपर सीबीआई की यह रेड, जिसको लेकर अब चिंताएं लालू परिवार की और उनके सहयोगियों की बढ़ती नजर आएंगी। एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, जहां पर यौन शोषण मामले को लेकर कार्रवाई की गई और पुलिस और बेसिक शिक्षा विभाग की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बताएं, कंप्यूटर अनुदेशक मोहम्मद अली गिरफ्तार हुआ। प्रिंसिपल और शिक्षिका सस्पेंड कर दिए गए हैं। 15 छात्रों से यौन शोषण मामले पर यह बड़ी कार्रवाई होती नजर आई। सभी बालिका विद्यालय के अंदर काउंसलिंग करवाई जाएगी। जो बालिकाएं जिनके साथ यह मामला घटित हुआ है, विद्यालय को नोटिस जारी कर आगे की पूछताछ की जाएगी। 15 छात्रों को लेकर यह पूरी कार्रवाई हुई, जहां पर आगे के बयान भी दर्ज होंगे। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, सभी बालिका विद्यालय में उनकी काउंसलिंग होगी और जिले के बालिका विद्यालय को नोटिस जारी किया है। अब अपनी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर ये शाहजहांपुर की देख रहे हैं, जहां पर एक घिनौना अपराध जो है वो एक टीचर करता हुआ नजर आया। इसके बाद उनके परिवार के लोगों ने पुलिस में शिकायत दी और इसके बाद आनन फानन में एक्शन में प्रशासन आता नजर आया, जिसको लेकर प्रिंसिपल और शिक्षिका सस्पेंड किए गए हैं और जो आरोपी था उसको हटाया गया। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी कमलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्योंकि घिनौना अपराध और उसके बाद अब एक्शन में प्रशासनिक अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी। देखिए शहनवाज जी, आपको बताना चाहूंगा, इतनी बड़ी घटना के बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ, वहीं जिला प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन ने अन्न फानन में निर्देश जारी किया है। जितनी छात्राएं हैं सभी की जो है वो प्रशासन की निगरानी में सभी की काउंसलिंग कराई जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई और पुलिस ने अभी फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। 2 आरोपी जो हैं वो फरार अभी बताए जा रहे हैं। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। वहीं विभाग द्वारा भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और जांच की जा रही है कि इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल कमलेश, महत्वपूर्ण बात आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिनको लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया है और किन किन लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है? आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होती नजर आ सकती है? शहनवाज जी, बता दूं कि आपको पास्को एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने परिजनों की तहरीर से एक मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद अनुदेशक अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं सहायक अध्यापिका साजिया और एक अध्यापक को पुलिस तलाश कर रही है। वो मौके से फरार होने में सफल रहे।
पुलिस गिरफ्तार करके जल्द उनको जेल भेजने की बात कर रही। वहीं शिक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अनुदेशक की सेवा समाप्त कर दी है और दोनों को जो है निलंबित कर दिया है। हाँ बिल्कुल कमलेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए परिवारों को लेकर, जो पीड़ित परिवार है उनका इसके ऊपर क्या कुछ रुख है, वो किस तरह की मांग करते हुए नजर आ रहा है और आगे किस तरह से वो चेतावनी दे रहा है स्कूल को लेकर, प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर कि और बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं घटित ना हो सकें? कमलेश शहनवाज जी बता दूं, बिल्कुल परिवार पूरी तरीके, जो परिवार हैं जिनकी बच्चियां हैं वो पूरी तरीके से सहमे हुए हैं और दहशत में हैं कि आखिर उनकी जो है नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ जो भी हादसा हो सकता है। हाँ। तो जो है गांव की या जिला की और भी जो बच्चियां हैं वो भी जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो हाँ। जिला प्रशासन से जो पूरी तरीके से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं जो अनुदेशक हैं, जो टीचर हैं, उनके खिलाफ जो है मांग कर रहे हैं कि किसी और बच्चे के साथ ये घटना ना हो, उसके लिए प्रशासन को, जिला प्रशासन को जो है वो कड़ा कदम उठाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश, इसको लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखें। आगे बढ़ेंगे, बात बरेली की करेंगे। बरेली से ही बड़ी खबर, जहां पर मॉब लिंचिंग का मामला निकलकर सामने आया है और विशेष समुदाय के लोगों ने कार सवार को पीटा है। बेहोशी की हालत में युवक की पिटाई करती रही भीड़ और युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर अब ये वीडियो जो है तेजी के साथ वायरल हो रहा है। 30 नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे को दर्ज किया है और हिंदू संगठन ने थाना का घेराव किया। सुभाष नगर थाना करगैना का यह पूरा मामला है। आपको बताएं, जहां पर हिंदू संगठन अब आगे का घेराव करते हुए नजर आए और सुभाष नगर थाने का भी घेराव किया है। दरअसल करगैना का यह पूरा मामला बन रहा है, जहां पर मॉब लिंचिंग का एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है और विशेष समुदाय के लोगों के ऊपर यह आरोप लगा कि कार सवार युवक को पीटते हुए नजर आए। बेहोशी की हालत में उसको और मारा गया है। तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पे, किस तरह से इसके साथ ये अपराध की घटना को घटित किया गया है और कार सवार इसको में बैठा था, उसको मारते हुए नजर आ रहे थे। 30 नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसको लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही कि जो लोग थे उनको सजा दिलवाई जाए। देखिए, सुभाष नगर में एक मामला सामने आया था, जिसमें भीड़ द्वारा एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है। इस तरह का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और जल्द ही जो उसमें शामिल थे अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाए। आपने सुना कि जो एसपी सिटी बरेली हैं राहुल भाटी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी इसमें लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होना खुद एक बड़ा सवाल कानून व्यवस्था के ऊपर खड़ा करते हैं। भीम अनवर इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। भीम, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था को सीधा चैलेंज भीड़ देती हुई नजर आई है? बिल्कुल शहनवाज, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जिस तरह की घटना है वो बड़ी एक घटना है और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि 40 से 50 लोग हैं जो युवक के साथ में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मौके पर जो वीडियो वायरल हुआ उसमें भी काफी अधिक संख्या में लोग हैं। हाँ। और जो बात निकल कर आई है वो एक कार और एक मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाती है, जिसके बाद ये घटना होती है। और आपको ये भी बता दें कि इस युवक का नाम हैप्पी है, हाँ। जो गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसके दोस्तों ने इसे एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज चल रहा है। और भाई ये कानून के तौर पर देख लिया जाए तो एक बड़ा चैलेंज है कि इस तरीके की घटनाएं प्रशासन और पुलिस को रोकना बड़ा मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। जी, लेकिन भीम, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर ये भीड़ लगातार उस शख्स के साथ मारपीट कर रही थी तो वहां पर क्या पुलिस के लोग मौजूद नहीं थे? क्या आवाम वहां पे मौजूद नहीं थी जो इसको बचाया जा सके? और इतनी बेरहमी के साथ इसके साथ ही मारपीट हुई है। बिल्कुल, ये घटना अगर चाहते जो समझदार लोग थे उस घटना को रोक सकते थे, लेकिन फिर घटना भी कुछ इस तरीके की नहीं थी, एक मामूली टक्कर थी, उसके बाद इस तरीके का ये रिएक्शन आया, वो अपने आप में बड़ी चीज है। भाई अगर बात कर ली जाए पुलिस की, तो पुलिस की दूरी जिस घटना स्थल से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे रही होगी। ये अभी तक का अपडेट है। जी चलिए भीम मनोरा, आप नजर बनाए रहे। आपको बताएं कि बरेली की खबर, जहां पर बड़े लेवल पे यहां पर ये मारपीट करती हुई भीड़ नजर आई है। आगे मेरठ की बात करेंगे। मेरठ से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डबल मर्डर से मेरठ के अंदर सनसनी फैली है और घर में पति और पत्नी का शव मिला है। घर के बिस्तर पर शव मिलने से हड़कंप मचता हुआ नजर आया। धारदार हथियार से हत्या की आशंका व्यक्त की है। मृतकों के घर से स्कूटी गायब है। पुलिस ने कहीं पे भी कोई भी लूट की घटना को नहीं स्वीकारा है। आपको बताएं, मेरठ की खबर, जहां पर मृतकों के घर से स्कूटी गायब हुई है, लेकिन पुलिस ने यह कहा कि कोई भी लूट दरअसल नहीं हुई है और पति पत्नी दोनों का शव बेड के ऊपर बरामद हुआ। डबल मर्डर, यानी कि मेरठ के ऊपर भी एक कानून व्यवस्था का बड़ा सवाल खड़ा हुआ है।
थाना नौचंदी के अंतर्गत यहाँ पे सेक्टर 6 यहाँ पे एक मकान है। इसमें 4 लोग एक घर में रहते हैं, पति पत्नी ऊपर वाले मंजिल में रहते हैं और उनके जो माता पिता हैं, वृद्ध माता पिता, वो नीचे वाले मंजिल में रहते हैं। जो इनमें से ऊपर की मंजिल में जो बुजुर्ग रहते हैं उनकी धारदार हथियार से हत्या की गई है और जो धारदार हथियार से जो हत्या की गई है वो अभी मौका मुआयना किया गया तो ये घर में लूटपाट जैसी स्थिति नहीं है, कोई लूटपाट नहीं की गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी ने धारदार हथियार से उनकी हत्या की है। और जो मृतक हैं इसमें वो गाजियाबाद में एक प्राइवेट फैक्ट्री में कार्य करते हैं, सरिया फैक्ट्री में कार्य करते हैं और जो उनकी पत्नी है वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का कार्य करती हैं। उनकी उम्र लगभग 45 साल है और जो मृतक है उनकी उम्र 50 साल के आसपास है। यहाँ मौके पे फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और जो हत्या के जो कारण है और उसका जो कारण है, आसपास सीसीटीवी फुटेजेस भी कुछ हमें मिली है, उसका भी अभी विश्लेषण किया जा रहा है जिससे कि घर में कौन आया कौन गया उसका पता चल सके। और इसमें मृतक के परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी कराई जा रही है और जिसके आधार पर फिर आगे जो घटना का अनावरण है वो जल्दी किया जाएगा। सर मोटिव पता लग रहा है सर इसमें अभी प्रथम दृष्टया? अभी 1 घंटे पहले की ये सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें कि अभी हमारी जो टीमें हैं, फॉरेंसिक टीम है, एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है, सभी लगातार कार्य कर रही हैं और बहुत जल्दी इसका अनावरण। तो वही इस खबर को लेकर राम बाबू हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम बाबू, क्या कुछ अपडेट मिला है? जिले के कप्तान साफ तौर पर कह रहे हैं कि लूट की घटना नहीं, लेकिन डबल मर्डर से कानून व्यवस्था, प्रशासन, पुलिस के ऊपर सवालिया निशान। शाहनवाज जी बताते हैं जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया, बहुत सोच समझकर प्लान के साथ घटना को अंजाम दिया। जिस प्रकार से मौके पे जो स्थिति नजर आई है, वहीं कप्तान साहब कह रहे हैं कि लूट, अगर यहाँ की लूट वाली जो घटना यहाँ पे जो सबूत है वो नहीं मिले, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर दंपत्ति की हत्या क्यों? क्योंकि नीचे माँ बाप भी सो रहे थे, उनके बुजुर्ग माँ बाप भी सो रहे थे, तो उन्हें भी भनक नहीं लगी। ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पे जो दंपत्ति सो रहे थे उनकी धारदार हथियार से और कोई मतलब भनक तक नहीं लगी, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कहीं कोई किसी प्रकार का मूवमेंट दिए। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा जो प्रतीत हो रहा है, जो प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए पुलिस जानकारों की माने तो किसी आपसी रंजिश के तहत ये सारा माना जा रहा है। हाँ। वहीं जो पुलिस है, जो आसपास के सीसीटीवी जो फुटेज है वो खंगाल लिया, डॉग स्क्वाड मौके पर था, फॉरेंसिक जो टीम थी वो भी बुला ली गई, फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए, तमाम तरह के सारे सबूत पुलिस इकट्ठे कर रही है। लेकिन जो शक है वो यही है कि कोई आपसी रंजिश तो नहीं है, लेकिन अगर परिजनों से बात करें, बुजुर्ग से बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि कोई रंजिश इनकी नहीं थी। लेकिन अब पुलिस की आगे की कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इनकी हत्या का कारण क्या था, अन्य किस उद्देश्य से मारा गया था। जी हाँ राम बाबू, एक और काफी इसमें मर्डर में दिलचस्प बात है कि स्कूटी गायब है और पुलिस कह रही है कि कोई भी इसके अंदर लूटपाट नहीं हुई है। इसको किस तरीके से पुलिस देख रही है? जब वो बताते स्कूटी जो गायब है, ये अपना सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि मेन चीज है कि स्कूटी का गायब होना, बाकी घर में सारा सामान एटीटीज रहना। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो आपसी या तो कोई जानकार थे, ये कोई आपसी इनका विवाद था, या स्कूटी क्यों वहां से लेकर गए, ये सारा भी जांच का विषय है। इसमें अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था की बात करें, कहीं ना कहीं जो यूपी में एक कानून का राज कहते थे, राम राज की बात करते थे, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो ध्वस्त होती नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राम बाबू आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। एक और बड़ी खबर बिहार से है, जहां पर जीतन राम मांझी ने खेला कर दिया है और माइंड गेम खेलते हुए नजर आए। नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका जीतन राम मांझी दे रहे हैं और मांझी आगे एकला चलकर रुख कर सकते हैं। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तीसरा मोर्चा समन्वय की समिति बनाने की मांग मांझी ने की है। यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार हर एक राज्य के मुख्यमंत्री और विपक्ष के तमाम लोगों को एकजुट कर रहे हैं, तो वहीं बिहार के अंदर नीतीश बाबू के साथ खेला हो रहा है। साफ तौर पर जीतन राम मांझी जो हैं वो एकला चलो की राह पर चल रहे हैं और तीसरे मोर्चा समन्वय समिति की मांग की जा रही है। आपको बताएं कि बिहार 40 लोकसभा सीटें देता है और उसी को लेकर लगातार आरजेडी, जेडीयू और तमाम विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक नेता को साधा जा रहा है। लेकिन यह खबर कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश बाबू को चौंकाएगी कि आखिर मांझी को कैसे समझाएं। देखिए, संभावित बात है, हम नहीं समझते ये नौबत आएगी। नीतीश कुमार बहुत सम्मान हमको दिए हैं, मुख्यमंत्री उन्होंने ही हमको बनाया है। ये बात की बात है, इस पर कोई हम नहीं समझते टूल देने की बात है। ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। अगर वैसी बात आएगी तो हम कार्यकर्ताओं की राय लिया है, कार्यकर्ताओं ने सीधे कहा कि हम लोग ऐसी जरूरत होगी तो हम लोग वादा तोड़ ही सकते हैं। एक कार्यकर्ताओं का था, दोनों हाथ उठा करके यहाँ के कार्यकर्ताओं ने।
चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली से। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। यह बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ओएसडी बनकर ये ठगी करते थे। आरोपियों से फर्जी विजिटिंग कार्ड और 3 मोबाइल बरामद किए। ठगों ने कई कंपनियां और लोगों को चूना भी लगाया। यह बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। दिल्ली पुलिस ने फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ओएसडी बताया करते थे। आरोपियों से फर्जी विजिटिंग कार्ड और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। कई कंपनियों को चूना लगा चुके हैं, कई लोगों को चूना लगा चुके हैं। ये ठग जो हैं, इसको लेकर पुलिस से पहले भी लगातार कोशिश कर रही थी कि जिस तरह से ठगी के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर एक अभियान चलाया जाए, और उसमें ये दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ठगों ने कई कंपनियां और लोगों को चूना लगाया है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार किया, और इससे पहले भी आपको बताएं कि इस तरह को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि ठगों को गिरफ्तार किया जाए और जो भी इस तरह के कार्य करते हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। उसी कड़ी में ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर है दिल्ली के लिहाज से, क्योंकि लगातार इस तरह की अपराधों में लिप्त थे और लगातार लोगों को और कंपनियों को अपने झांसे में लेते थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये ओएसडी बताते थे और अपने झांसे में लिया करते थे, और इसमें 2 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उधर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना पहुंचे हुए हैं और हनुमंत कथा सुनने लाखों लोगों की भीड़ वहां पर जुड़ती हुई नजर आ रही। वहीं इससे आयोजकों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है और पटना के नौबतपुर के अंदर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही। कथा सुनने के लिए बिहार के कई जिलों से लोग वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और पंडाल में भीषण गर्मी से कई लोगों के बेहोश होने की भी खबर आई। वहां पर लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है और इसके बाद बाबा ने दिव्य दरबार को स्थगित कर दिया है। और वहीं ये पूरे इलाके के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए भीड़ जुटती हुई नजर आई, लेकिन बाबा और पुलिस ने मना कर दिया और भीड़ बाबा की गाड़ी के ऊपर टूट पड़ी, जिससे स्थिति अनियंत्रित होती हुई नजर आई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा और इससे बाबा को पुलिस वहां से निकाल कर ले गई और हल्की फुल्की लाठीचार्ज करती हुई पुलिस नजर आई है। पहले गिरफ्तारी, अब मौत की तैयारी। इमरान के लिए बन रहा मौत का फरमान, कप्तान की फांसी जो है वो होती नजर आएगी। आपको बताएं कि पाक संसद में इमरान को फांसी की मांग और इमरान को सार्वजनिक फांसी देने की बात की जा रही। इकलौती मांग को लेकर सांसद ने ये रखा है। आखिर क्या है पाकिस्तान में इस पर उछाल पुथल, इसको लेकर रिपोर्ट देखें। पहले सत्ता हाथ से निकली, फिर गद्दारी का आरोप लगा। रिमांड के दौरान उस लाडले को, उस यहूदी एजेंट को बुला के जनाब उसको बड़े इज्जत और एहतराम के साथ पुलिस रेस्ट हाउस में भेजा गया। पीटीआई ने यह फैसला किया कि हमने इसका सियासी रद्द-ए-अमल नहीं देना, हमने एक वायलेंट रद्द-ए-अमल देना है इसका। आरोपों के बाद गिरफ्तारी और अब मौत की तैयारी। जी हाँ, पाकिस्तान में इमरान खान की हालत कुछ ऐसी ही है। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। ऐसे में इमरान खान आखिरकार करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? न सरकार साथ है, न सेना और न अन्य विपक्षी दल। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ सियासत का आलम यह है कि तमाम छोटे बड़े दल एक साथ होकर इमरान खान की मौत का फरमान लिखने में लगी हैं। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में इमरान खान की फांसी की मांग की जा रही है और वो भी सार्वजनिक। जो आज तक तालिबान नहीं कर सके,
इस इंतशार और फितने और यहूदी एजेंट और पाकिस्तान को तोड़ने वाले इमरान खान के पुजारियों और फितनों ने वो काम किया है जिससे हमारे सर उन शहदा के सामने पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं। और जनाब स्पीकर, आज हम ये पूरा हाउस, मेरे से हुकूमत वाले भी इस बात पे एग्री करेंगे कि ये पूरा हाउस आज शर्मिंदा है, पूरी कौम शर्मिंदा है कि हमारे उन शहदा जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, जिनकी वजह से हम आज दुनिया के खित्ते में पाकिस्तान मौजूद है दुनिया के नक्शे पर, इन्होंने उनकी जो बेरहमती की है। जनाब स्पीकर, इस शख्स को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए थी। बता दें, इमरान खान को गद्दार का तमगा दे रही यह विपक्ष के नेता राजा रियाज अहमद खान है, जो पाकिस्तान नेशनल असेंबली में खड़े होकर इमरान खान की फांसी की मांग कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी गद्दार बता रही है। अदालतों ने तो जनाब स्पीकर जो जुल्फकार अली भट्टो को नहीं कहा, जो मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो को नहीं कहा, जो नवाज शरीफ को नहीं कहा, इसको तो जनाब हमारे अदालतें, जिस तरह ये उनका दमाद है, जिस तरह ये उनका दमाद है, उस तरह उनको कहा जाता है जनाब वेलकम। जनाब, हमें आपको देख के बड़ी खुशी हुई। जनाब, अगर इस यहूदी एजेंट को देख के इन अदालतों को बड़ी खुशी होनी है तो फिर जनाब ये अदालतें छोड़ दें और पीटीआई के ये भी किसी जगह से, मेरे हल्के में सीट खाली पड़ी है, वहां पे आके ये पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ लें। गौरतलब है कि इमरान खान पहले ही अपनी हत्या की आशंका जता चुके हैं। अब पाकिस्तान के सियासतदान इमरान की आशंका को सच्चाई में बदलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है कि इमरान हत्या की आशंका जता रहे थे और पाकिस्तानी सियासतदान उनकी मौत का फरमान लिख रहे हैं। हत्या के बजाय सार्वजनिक फांसी की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके इमरान हैं कि मानते नहीं। अब इमरान खान ने रिहाई के 2 दिन बाद ही सेना के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। कोई दुनिया में इजाजत नहीं देता इस तरह किसी को गोलियां मारने के लिए। आप फ्रांस के अंदर देखें, सीधे सीधे पेट्रोल बम फेंक रहे हैं पुलिस के ऊपर। एक आदमी को गोली किसी ने नहीं मारी क्योंकि आजाद मुल्क है। गुलामों से ये होता है। जनरल डायर ने ये किया था, पुरमन एहतजाज हो रहा, उनके ऊपर गोलियां चला दी क्योंकि वो हमारे आका थे, हम उनके गुलाम थे। तो हमने अपने शोधा के लिए सब ने आज यहाँ जमा होना है मगरिब के बाद और उनका गैबाने नमाज जनाजा पढ़नी है। इमरान खान यहाँ दूसरे देशों की सेना का उदाहरण दे रही हैं। हालांकि असल में इमरान बिना बोले अपने समर्थकों को अपने ही देश की सेना पर हमला करने का हुक्म दे रही हैं। यानी पाकिस्तान के सियासतदान जिस रेड लाइन का जिक्र कर रहे हैं, इमरान उसे लांघने की कोशिश कर रही है। इमरान के समर्थक सड़कों पर हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता कोर्ट के बाहर। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान की यह नई तब्दीली आने वाले दिनों में किस ओर करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़। आगे बात महाराष्ट्र के अकोला की करेंगे। अकोला के अंदर भड़की हिंसा से इलाके के अंदर तनाव बना हुआ है। दरअसल एक धार्मिक की यात्रा के दौरान 2 समुदाय में हिंसक झड़प के बाद आगामी दौर पर लेकर आगजनी की घटनाएं निकलकर सामने आई। महाराष्ट्र के अकोला के अहमदनगर में हिंसा भड़कने से लोगों के अंदर दहशत बनी हुई है और पिछले 3 दिनों से लगातार तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। लोगों को ये डर है कि कहीं पे फिर से हिंसा ना भड़क जाए और संभाजी महाराज की यात्रा के दौरान उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ और पथराव भी किया। मिली जानकारी के मुताबिक इस हिंसा में कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर है और पुलिस ने अब तक कई उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अकोला और अहमदनगर में हुई हिंसा अब भड़कने से लोगों के अंदर काफी दहशत का माहौल बना है और पिछले 3 दिन से लगातार तनाव जैसी स्थितियां पैदा हो रही। लोगों को यह डर है कि फिर से कहीं हिंसा न फैले और लोग जो हैं वो लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं।
कांग्रेस के नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी 31 मई को 10 दिन के यूएसए दौरे पर जाएंगे और सूत्रों के मुताबिक 4 जून को राहुल गांधी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर लगभग 5000 एनआरआईओ के रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो स्टैफनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पैनल पे चर्चा करेंगे और भाषण के लिए वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया भी जाएंगे। वहीं पर आपको बताएं कि अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी राजनेताओं और उद्योगपतियों से भी मुलाकात करने वाले हैं और इससे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भाषण के बाद सरकार की आलोचना करने के बाद उनको घेरा गया था और उसके बाद ये उनका दूसरा दौरा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ।